नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, टारगेट साइंस सेंटर 2 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में छोटी आंत से संबंधित आप सबों की जानकारियों के लिए मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया और आज हम लोगों ने बड़ी आंत के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो मुख से पार करते हुए ग्रास नली से होते हुए खाना अमाशय तक आता है और अमाशय से फिर हमारे बीच यही खाना छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। दोस्तों, बड़ी आंत नाम से बड़ा है पर इसकी लंबाई छोटी आंत से बहुत छोटा है, 1/4 कह सकते हैं, 1/4। तो आज हम लोग बड़ी आंत के बारे में जानकारी को साझा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। दोस्तों, बड़ी आंत को हम लोग अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं जी। बड़ी आंत, ये बड़ी आंत का फिगर है। बड़ी आंत जो है 4 भागों में बटे होते हैं। जी हाँ, बड़ी आंत को 4 भागों में बटे होते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। जी, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के एंजाइम पाए नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। जी, कहता है कि यहाँ भोजन का भी कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ भोजन का अवशिष्ट पदार्थों का एवं खनिज लवण का, जी हाँ, अवशिष्ट पदार्थों का एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है, जो हम लोगों को द्वारा शरीर से जो खाना खाते हैं वह अंतिम क्षण में उसको खनिज लवण और जल का अवशोषण करता है। जी, अभी हमने बताया कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, मतलब 1.5 मीटर, और चौड़ाई 4.7 mm होती है। जी हाँ, चौड़ाई 4.7 mm होती है और लंबाई 1.5 mm होती है, 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग को हम लोग सिक्कम कहते हैं, दूसरे वाले भाग को कोलम कहते हैं और तीसरे वाले भाग को मलाशय कहते हैं। सिक्कम, कोलन, मलाशय यानी रेक्टम। तो इसमें जो कोलन है वो बड़ी आंत की सबसे बड़ी भाग है। जैसे मैंने इसके अगले वीडियो में भी आपको बताए थे कि छोटी आंत का सबसे बड़ी भाग कौन होता है और बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कोलन होता है। कोलन को 4 भागों में बांटा गया है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। जी, यहाँ से इस भाग को असेंडिंग कोलन कहते हैं, यहाँ से इस भाग को ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं और यहाँ से इस भाग तक जो है उसे हम लोग डिसेंडिंग कोलन कहते हैं और यहाँ पे जो मोड़ा हुआ भाग है उसको सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। जी हाँ, और उसके जस्ट एक नीचे भाग होता है रेक्टम, जिसको हम लोग मल त्यागने का स्थान या फिर हम लोग उसको मलाशय कहते हैं। अब हमने बताया बड़ी आंत को 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में पहला भाग है सिक्कम, दूसरा कोलन, तीसरा रेक्टम। तो अब हम एक एक भाग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप कृपया शांत रहें। सिक्कम, जी हाँ, सिक्कम, यहाँ पर देखिए, ये है सिक्कम का भाग, ये है छोटी आंत। जी हाँ, ये है छोटी आंत
जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत में आकर मिलती है उस भाग को हम लोग सिक्कम कहते हैं। जी हाँ, ये छोटी आंत है, छोटी आंत आकर के जिस बड़ी भाग आंत में मिली है उस बड़ी आंत को हम लोग सिक्कम कहते हैं। अब यहाँ पे छोटी आंत से बड़ी आंत का मिलन स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटी आंत से जो अवशेष आए हैं बड़ी आंत में, या जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत आकर मिले हों तो हम लोग इसको मिलन स्थल भी कह सकते हैं। अगर छोटी आंत से बड़ी आंत में गया तो उसमें से बड़ी आंत से फिर वापस कोई मटेरियल छोटी आंत में नहीं आए, इसलिए इसको हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं। और इसी के और जो है सिक्कम बल्ब भी कहते हैं, क्योंकि छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जो शेष मटेरियल जाते हैं वह मटेरियल को फिर वापस छोटी आंत में नहीं आए, इसके लिए उसमें एक सिक्कम बल्ब लगा होता है जिसे हम लोग सिक्कम बल्ब भी बोलते हैं। अब इसके बारे में भी विशेष जानकारियाँ आप दे रहे हैं। कहता है कि भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। जी हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत में जो चला गया उसको छोटी आंत में नहीं आए, ये काम सिक्कम का है। दूसरा कह रहा है कि यह हमारी आहार नाल का अवशेषी भाग जमा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो भी सामान खाते हैं और जो छोटी आंत से जो शेष भाग अवशेषी भाग जो बचा है वह भाग आहार नाल में जाकर जमा हो जाता है। कहता है जी हाँ, अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कभी कभी कोई ऐसे भाग हैं, कहता है कभी कभी मल यहाँ जमा हो जाती है। जी हाँ, यहाँ कभी कभी यहाँ पे मल जो है जमा हो जाती है, जिससे जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है। जी ज़रूरी बात है। अगर जहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे आज हम लोग कहीं नाली में कोई खाना के पदार्थ गिरा देते हैं, कोई खाना गिरा देते हैं, तो देखते हैं कुछ दिन के बाद उसमें बैक्टीरिया स्वतः उपज जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर खाने का कुछ मल अगर वहाँ जाकर के जमा हो जाता है तो जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है। और जब बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाएगा तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे अपेंडिक्स पाया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे अपेंडिक्स पाया जाता है और इस अपेंडिक्स में सूजन आ जाता है, गैंग्रेज आ जाता है, सूज जाता है। जी हाँ, इसमें सूजन आ जाता है। अब यहाँ पे जब सूजन आ जाएगा, गैंग्रेज हो जाएगी, तो शरीर में क्या परिवर्तन होगा? तो सबसे पहली बात है कि शरीर में जो हमारा परिवर्तन होगा वह होगा तेज बुखार आएगा। जी हाँ, तेज बुखार इसलिए आएगा क्योंकि हमारे शरीर में जो संक्रमण बढ़ रहे हैं, जो बैक्टीरिया संक्रमण बढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया संक्रमण को रोकने के लिए शरीर का तापक्रम को बढ़ाया जाता है, शरीर के तापक्रम में वृद्धि होती है और तेज बुखार आता है। जी हाँ, तेज बुखार आता है। और क्या होता है, हमारे जब मल आकर जमा हो जाते हैं तो जी पेट में दर्द होता है, और जब पेट में दर्द होगा तो स्वाभाविक है मल कहीं स्टोर है तो ना मल अंदर जा रहा है ना मल बाहर आ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह मल कहीं न कहीं दर्द का रूप धारण करेगा। जी हाँ, जब मल जमा हो जाएंगे तो आपका भूख भी नहीं आएगी, भूख की कमी हो जाएगी, क्योंकि न मल आगे जा रहा है न पीछे आ रहा है, तो भूख वाले रास्ते को बंद करके रखा है, तो हमारे शरीर में भूख की भी कमी हो जाती है, यानी भूख का न लगना भी इसका गैंग्रेज के कारण होता है। जी, जब इसमें अपेंडिक्स हो जाता है तो अंडुक शोध उसको हम लोग बोलते हैं, अंडुक शोध बोलते हैं, इसे अपेंडिसाइटिस बोला जाता है। इसको अब अपेंडिसाइटिस में पथरी हो जाता है, और वो पथरी में जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट नामक कुछ है जो जमा हो जाता है, जिसके कारण हमारा पथरी का निर्माण हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब यहाँ कैल्शियम ऑक्जिलेट आता कहाँ से है या कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया कहाँ से जाता है? तो जी हाँ, इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ कि कैल्शियम ऑक्जिलेट, जैसे हम लोगों ने प्याज खाते हैं तो प्याज का जो बीच वाला मोटा भाग है वह भाग कभी पचता नहीं है।
गाजर का जो बीज का भाग है वह भाग कभी पचता नहीं है। यही भाग नहीं पचने के कारण हमारा शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण करता है और इसी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हमारे शरीर में पथरी जैसी बीमारी होना शुरू कर देता है। तो ये हो गया सर गैंग्रेज। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोलन। सिक्कम के बाद होता है कोलन, सिक्कम के बाद कोलन। कहता है कोलन, हमने बताया था कि कोलन बड़ी आंत की सबसे लंबी ग्रंथियां हैं, सबसे लंबी नली है और ये 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, कोलन 4 प्रकार के होते हैं, जिसके मैंने बताया था एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मॉइड कोलन। 4 प्रकार के होते हैं। सिग्मॉइड कोलन आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्मा खंड, इसे 4 भागों में बांटा गया है। जो तीसरा है मलाशय, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में रेक्टम कहते हैं। मलाशय की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। जी हाँ, मलाशय की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला वाला भाग को नाल कहते हैं और दूसरे वाले भाग को अंतिम भाग कहते हैं। जी हाँ, बानाल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होता है और शेष बचे हुए भाग को हम लोग नाल कहते हैं, यानी 3 से 4 जो बचा हुआ भाग है उसको हम लोग अंतिम भाग कहते हैं। कहता है कि इसी अंतिम भाग को हम लोग गुदा मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। गुदा मार्ग में मल क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। जी हाँ, मल जिसको हम लोग पोटी बोलते हैं, पैखाना बोलते हैं, वो आकर के जमा हो जाता है और एक बार में 150 ml से 200 ml तक जो हमारा है मल का त्याग होता है। जी हाँ, 150 से लेकर 200 ml तक हमारा शरीर से मल का त्याग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुदा मार्ग, जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गुदा मार्ग के पास आकर के हमारा रास्ता फूल जाता है, यानी गुदा मार्ग के पास आकर के मल रुक गया, गुदा मार्ग के पास आकर के मल रुक जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसमें सूजन आ जाते हैं, फूल जाता है और इसी फूल जाने की क्रिया को हम लोग बाबासीर कहते हैं। गुदा मार्ग का रास्ता फूल जाने की क्रिया को बाबासीर कहते हैं। याद कर लेंगे कि गुदा मार्ग के रास्ता फूल जाने से ही बाबासीर की उत्पत्ति होती है। कहता है कि कभी कभी हम लोगों ने सुना है जो हमारे खाना नहीं पच पाते, खाना आकर के रुक गया, तो रुक जाने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर से गंध, शरीर में जो गंध निकलता है, जो शरीर से जो मल निकलते हैं, जो पैखाना निकलते हैं, उस पैखाने में कुछ गंध होते हैं। वह गंध किसके कारण होता है, वह गंध को क्या बोलते हैं। कहता है कि इसमें एमिन्स एंडोल और एस्काइटोल पाए जाते हैं, एमिन्स एंडोल और एस्काइटोल पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे मल में, माने मानवों के मल में गंध होता है। आप लोग देखते होंगे जब बाथरूम जाते होंगे तो बाथरूम की जब मल निकलता है तो उसमें से एक गंध आती है, तो वह गंध किसके कारण से आती है। गंध आना तो कोई बात थी नहीं, अगर गंध आती है तो वह गंध आने का जो कारण है वह है एमिन्स एंडोल और दूसरा है एस्काइटोल पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में गंध आते हैं। जी, कोलन में सहजीवी के रूप में कुछ जीवाणु रहते हैं। मैंने बताया था जहाँ पे कोलन है वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हम लोग शेष बचे हुए भाग को अवशोषण करता है। तो जो भी रहते हैं वह विटामिन का अवशोषण करता है। कोलन जो है सहजीवी के रूप में रहते हैं, वह विटामिन का अवशोषण करता है। जब काइम, जी हाँ, जब मैंने बताया खाना आमाशय से जब आंत में आता है तो अर्ध द्रवित अवस्था में होता है। तो जब काइम अर्धद्रवित अवस्था में होता है तो पोषक का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है, भोजन का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है, तब भी जीवाणु इन पोषक पदार्थों का फर्मेंटेशन करता है। जीवाणु करता, जी हाँ, बैक्टीरिया के द्वारा वो पोषक तत्व को फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन करने के बाद कभी कभी पाद का आना, उसको हम लोग कहते हैं पाद मारना। तो पाद मारना कहते हैं, या हम लोग जानते हैं
उसे गैस जब पेट में बनता है तो वह बैक्टीरिया के कारण बनता है। जब हमारे भोजन शरीर में पच नहीं पाता है, अवशोषण नहीं हो पाता है, तो वह भोजन को बैक्टीरिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है और अवशोषित करने के बाद यानी फर्मेंटेशन होता है। और जब फर्मेंटेशन होता है तो हमारे शरीर से पाद निकलता है, जिसे हम लोग पाद मारना या गैस बनता है। जी हाँ, उसमें आखिर वो गैस बनता है, वह गैस जिसमें से एक दुर्गंध निकलती है, आखिर उस गैस में पाया क्या जाता है जिसके कारण वो स्मेल दुर्गंध निकलता है। जी हाँ, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उसमें मीथेन गैस पाया जाता है, जिसके कारण पादों में दुर्गंध आती है। जी हाँ, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को मिले होने के कारण से हमारा पाद में जो है से स्मेल देता है। कहता है कि ये पाद बदबूदार होती है, जिसे पाद कहते हैं, और शरीर में मल त्याग जो होता है, उस त्याग की क्रिया को हम लोग बहिष्कर्मण या बहिष्करण कहते हैं। अभी हमने बताया कि जब जमा हो जाएगा, मलाशय के बीच में आकर के जमा हो जाता है तो अंतिम भाग फूल जाता है, और जहाँ पे अंतिम भाग फूलता है यानी रेक्टम, जहाँ पे अंतिम भाग फूलता है, उस फूले हुए भाग को हम लोग बवासीर के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते होंगे कि घर में, परिवार में, समाज में अगर आपके आसपास अगर बवासीर होता है तो कितनी कष्टदायक बवासीर होता है। बवासीर को बोलचाल की भाषा में हम लोग दो भागों में बांटा गया है, एक खूनी और दूसरा वादी। जी हाँ, खूनी बवासीर और वादी बवासीर। खूनी बवासीर में क्या होता है, पैखाने के रास्ते ब्लड जो है मल के साथ या मल के त्यागने के बाद मल के साथ चिपक कर, मल त्यागने के बाद टपक कर, या फिर पिचकारी के रूप में या फिर मस्सा के रूप में हमारे शरीर से निकलता है। और ये बाइल खूनी लगकर, मैंने बताया मल में लगकर, मल के बाद टपक कर, मल के बाद पिचकारी के रूप में निकलना, और चौथा है मनसा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकर, मल को न निकलने देना, ये मस्सा हो जाता है, जिसके कारण मल बाहर नहीं निकलता है। अब इसमें कहता है कि सर खूनी बवासीर, वादी बवासीर ये है क्या, तो मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ, कृपया कर जानकारी लें। कहता है कि खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होती है। जी हाँ, खूनी बवासीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ब्लड का निकलना जारी रहता है। केवल ब्लड आता है, खून आता है, पहले पैखाना में लगकर, पैखाना में के बाद टपक कर, या पिचकारी के रूप में या मस्सा के रूप में सिर्फ ब्लड ही निकलता है। जी हाँ, कितना खराब लगता होगा, कितनी कमजोरियाँ होती होगी अगर जिसकी ब्लड टपक रहे होंगे तब तो उसके कपड़े में लग जाते होंगे। उसके हमेशा ब्लड निकलने से उसकी कमजोरियाँ हो जाती है और वही इंसान धीरे धीरे करके वीकनेस होता है। देखिए, ये ऐसा बीमारी है जो लोग किसी को बता नहीं पाते हैं और छिपाते रहते हैं। छिपाते रहने के कारण ये बीमारी लगातार बढ़ते जाता है और एक दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। जो इसके अंदर मस्सा हो जाता है, जो अंदर की ओर होता है, मस्सा हो जाता है जो अंदर की ओर होता है, लेकिन फिर बाद में ये बाहर आने लगता है। जब हम लोग मल को त्यागते हैं तो ये मस्सा बाद में बाहर आ जाता है, जो पोटी के बाद अपने अंदर स्वतः चला जाता है। जब मल पोटी को त्याग करते हैं तो ये स्वतः अंदर चला जाता है, लेकिन पुराना होने पर या हाथ से दबाने पर अंदर जाता है। जब ये पुराना हो जाता है बीमारी तो फिर पैखाना को, पोटी को त्यागने के बाद स्वतः नहीं जाता है, फिर इसको हाथ से दबाना पड़ता है, तभी अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन इससे भी अगर पुराना हो गया हो तो दबाने से भी अंदर नहीं जाता है, और आखिर हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाता है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। ये जानलेवा भी है। जी, अगला है वादी बवासीर। कहता है वादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है। जी हाँ, हमेशा भूख नहीं लगेगा, गैस बने रहेंगे, ढकार आएगा,
कहता है कि बादी बवासीर होने पर पेट खराब रहता है, गैस बनती है, कब्ज बना रहता है। बवासीर की वजह से पेट खराब रहता है, इसमें जलन होती है, खुजली होती है और शरीर में बेचैनी होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, साथ ही साथ भूख का न लगना भी होता है। और इस तरह से अगर आदि ज़्यादातर रहता है तो इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में फीसर कहते हैं। जी हाँ, इसे बोलचाल की भाषा में हम लोग फीसर कहते हैं। तीसरा है वकंदर। कहता है बवासीर बहुत पुराना होने पर, बवासीर बहुत पुराना होने पर हमारा शरीर में भकंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में पिस्टुला कहते हैं। जी हाँ, भकंदर को अंग्रेजी में पिस्टुला कहते हैं। और भकंदर पैखाना के रास्ते में छेद हो जाता है। भकंदर है क्या? तो पैखाने के रास्ते में छेद हो जाता है, जिसके कारण पैखाना उस छेद में चले जाते हैं और फोड़े का शक्ल के रूप में फटता है। जब पैखाना छिद्र में चला जाएगा तो उसमें एक फोड़ा पड़ जाता है और फोड़े के शक्ल में यह फटता है और फटता है, बहता है, सूखता है, मल चला गया सूखेगा ही, और कुछ दिनों के बाद इसी रास्ते से या इसी रास्ते में पैखाना का आना शुरू हो जाता है। और आने जब शुरू हो जाते हैं तो बवासीर भकंदर की आखिरी स्टेज है। जी हाँ, बवासीर भकंदर की आखिरी स्टेज है और इसमें कैंसर का रूप ले लेता है। और जब कैंसर होता है तो इस बीमारी को हम लोग रेक्टम कैंसर कहते हैं और इसी रेक्टम कैंसर जो है एक जानलेवा साबित होता है। तो दोस्तों, आज मैं बड़ी आंत को यहीं रोकता हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।